बैठिए। मिस्टर नरेंद्र सिंह, आपने MGSU से PG किया? जी सर। 2014 में? जी सर। और उसके बाद में फिर आपने क्या किया? मैं सब इंडियन आर्मी में था, पैरा कमांडो में। पैरा कमांडो रहा, तो वहीं पे सर्विस दे रहा था। अच्छा, फिर आपने इधर आने का कैसे सोचा? आर्मी आपने छोड़ी या आपने आर्मी से रिटायर? मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया सर। वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया? जी सर। क्या वजह थी? वजह सर वहाँ पे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। पैरा कमांडो, एनर्जी कमांडो, वाटर कमांडो, अन्य भी स्पेशल कोर्स कर लिए थे। उसके बाद में वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे अभी हो सकता है कि पैरा कमांडो के अंदर हमेशा फिजिकली फिट चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई भी कमी आती है तो मैं पैरा रेजिमेंट से बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब कोई भी कमी होगी तो पैरा से बाहर भेज देते। तो मैं उसी रेजिमेंट से रिटायरमेंट आना चाहता था। अच्छा, कमी से क्या मतलब? कमी से मतलब अगर कोई भी पैर में चोट लगी, क्योंकि हवाई जहाज से जंप होते हैं, उसके बाद में अंडर वाटर भी होता है, बहुत कुछ रिस्की वर्क होता है। तो उसमें अगर मेरी चोट लगी, मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ था पैरा, तो मैं ये चाहता था कि मैं पैरा से रिटायरमेंट आऊँ, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो पैरा से रिटायरमेंट नहीं जा पाते हैं, 100 में से 1-2 ही आ पाते हैं। अच्छा, तो यानी कि मेरा ये था कि मैं पैरा से रिटायर। तो आपने जो कमांडो किसी के साथ काम भी किया गया? सब हमारे इंडियन आर्मी में जो कमांडो होता है वो किसी की पर्सनल सिक्योरिटी में नहीं जाता। एनर्जी कमांडो में भी हमारा काम मिशन का है। जैसे कि हमने 2008 में ब्लैक टोर्नेडो वाला ऑपरेशन था, उसमें मैं शामिल था। अगर कोई देश का मिशन होगा उसमें आर्मी को भेज सकते हैं, आर्मी के कमांडो को। अगर कोई किसी को पर्सनल सिक्योरिटी देनी है तो फिर इनको भेजते हैं, अर्धसैनिक बल जो है इनको भेजते हैं। उनके कमांडो आर्मी को उनके भी कमांडो होते हैं, वो जाते हैं, हम नहीं करते। तो ऐसा क्यों? आर्मी के कमांडो, जैसे प्राइम मिनिस्टर को तो आर्मी के कमांडो को मिलनी चाहिए सिक्योरिटी। नहीं सर, उससे इसमें ऐसा है, सेना ने जो बना रखा है तरीका, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो मामले हैं ना, वो हमारे वो देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अर्धसैनिक बल। जो सिक्योरिटी के मामले हैं वो सेना देखती है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो कमांडो फोर्स है आर्मी का, दैट इज द बेस्ट। जी सर, बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई है नहीं सर। तो हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर है, हाईएस्ट हमारा कोविटेड लीडर है, आप उसको पॉलिटिकल लीडर मत मानिए, देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको सिक्योरिटी तो आर्मी को ही देनी चाहिए। साहब उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास एसपीजी है। अच्छा, तो एसपीजी में आर्मी के थोड़ी रहते हैं? आर्मी के नहीं रहते, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और वो एक लंबे समय के लिए यही काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम अलग टाइप का, हमारे को मिलिटेंटों से लड़ना है, हर समय एक अलग टाइप की रिस्क लाइफ जीनी है, क्योंकि देश का। फिर हमारा वहाँ पे हो सकता है कि किसी पर्सनल लगाव हो, तो उसका किसी नेता से या किसी अंदर से पर्सनल लगाव होता है, तो वो थोड़ा सा देश के लिए अच्छा ठीक नहीं माना जाता। अच्छा, इसलिए आर्मी के लोगों को लगाते ही ऐसा ही करते हैं, शायद यही रीजन है। बनोदरी। तो आपने वहाँ पर बहुत बढ़िया नौकरी करके आप रिटायर हो गए? जी सर। फिर आप आकर के स्कूल लेक्चर बन गए? स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। मैं कहाँ पढ़ा रहे हैं? अपनी तहसील में पढ़ा रहा हूँ, राजगढ़ ब्लॉक में। राजगढ़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का? नहीं, चूरू वहीं आप पढ़ा रहे हैं। जी सर। तो अब आपके उस नए जॉब में, तो पहले वाले जॉब का तो कोई लाभ मिल नहीं रहा आपको, क्या मिल रहा है? बहुत फायदा है सर। क्या? मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ पे पैरा इंस्ट्रक्टर था, इसको उस्ताद बोलते हैं फौज में, तो मैं लगभग पैरा कमांडो की मैंने 5-6 साल वहाँ पे पढ़ाने में और उनको ट्रेनिंग देने में काम किया। तो वहाँ पे जो स्कूल मिलता था और यहाँ पे जो मिल रहा है, उसके दोनों का कनेक्टिविटी है। क्योंकि टीचिंग, वहाँ भी वो टीचिंग थी, हो सकता है वो अलग हो, टीचिंग तो थी। तो आप यहाँ स्कूल के बच्चों को तैयार करते हो? करता हूँ सर। कमांडो के 5 बजे मैं लेके जाता हूँ रनिंग के लिए, अभी भी। अच्छा, जो भी 5-6 जो भी वॉलंटियर, ऐसे नहीं बाई फोर्स में वॉलंटियर जो आना चाहता है उसको आओ, स्कूल के आगे आ जाओ, मैं स्कूल में यहीं पे रहता हूँ और शाम को एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ। क्लास जो छोटे बच्चे उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा देता हूँ, छोटी एक्टिविटी करा देता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी ठीक हो जाए। तो ये कमांडो के लिए आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं क्या? इंस्टीट्यूट चला के? इंस्टीट्यूट चला के? हाँ, आपने वहाँ चला रखी इंस्टीट्यूट? हाँ, वहाँ पे हमारी एक स्कूल है साहब कमांडो की, उसमें इंडियन आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स का, तीनों का कमांडो की ट्रेनिंग एक साथ चलती है। उसको स्पेशल पोस्ट ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। वो हमारे पास ही है, नान में, हिमाचल प्रदेश में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आपकी पोस्टिंग है चूरू में, राजगढ़ में आपकी पोस्टिंग है? नहीं सर,
वहाँ थोड़ी आपने कोई प्राइवेट कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रखा नहीं है? नहीं अपने उन्हीं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ जो मेरे पास पढ़ने आते हैं। पढ़ने आते हैं तो आपने भाई शौक से कर रहे हैं आप? सो जैसा क्यों मेरे को तो करना है, तो फिर मेरे साथ कोई और भी हाँ अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि ये तो आपकी वो एक्टिविटी हुई जो आप स्कूल तक के बाद करते हैं। स्कूल के दौरान तो आप लेक्चरर ही हैं बिल्कुल सर, और पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल सर। तो आपके 12th को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ाते हैं। कौन सी हैं आपके, क्या पेपर्स कौन से हैं? पेपर्स का में 12th में 2 है, 11th में भी 2 है। 12th के अंदर एक तो है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरा है स्वतंत्र भारत की राजनीति। स्वतंत्र भारत की राजनीति। पूरा तो सब- ये एनसीईआरटी की हैं दोनों पुस्तकें? NCERT में सर। इनके लेखक कौन हैं? NCERT में साहब इसमें एक सुभाष पलसीकर साहब का नाम आता है, उसमें सुभाष यादव पालसीकर साहब का नाम आता है, बिल्कुल योगेंद्र यादव, सुभाष पालसीकर, बिल्कुल सही है। और उनका नाम आता है। उसके बाद में अपने राजू भार्गव साहब का भी कोई ऐसे कहीं की नाम आता है, नाम आता है। तो इनका एक सामूहिक रूप से लिखी गई हाँ, सर। पुस्तक है। उसमें सबका योगदान है, न्यूज़पेपर का भी योगदान है। जैसे कि मल्टी मीडिया में जो चल रहा है सोशल मीडिया में, वहाँ से भी जैसे हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह की है तो उन्होंने लिखा है पहले, हमने यहाँ से ये सोर्स उठाया है। एक कार्टूनिस्ट का भी बहुत यूज किया है, कार्टून का जो हाँ, किया है सर। अच्छा ये बताइए आप कि आज के इसके इंटरव्यू के लिए आप कुछ तैयार करके आए पॉलिटिकल साइंस में? जी सर। क्या? जीएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा। जीएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाइए आप। अभी हम चर्चा करेंगे जीएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। चर्चा सुचारू रूप से चले और सभी छात्र छात्राओं को अच्छे से समझ में आए, मैं चर्चा को 3 भागों में पूरा करूंगा। भाग नंबर 1 पे हम देखेंगे कि जीएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। इसका सबसे पहले हम भाग नंबर 1 में देखेंगे इंट्रोडक्शन। भाग नंबर 2 में हम देखेंगे इसकी जो क्लासिफिकेशन कैसे किया है, यानी इन्होंने जीएस मिल साहब ने स्वतंत्रता का वर्गीकरण मूलतः कितने भागों में किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे भाग 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ लिबर्टी जीएस मिल के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, भाग 3 में करेंगे क्रिटिकली एग्जामाइन, यानी जीएस मिल साहब की क्या क्या समालोचना की जा सकती है, क्या आलोचना की जा सकती है और क्या इनके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। तो भाग 3 में हम करेंगे क्रिटिकली एग्जामाइन। यहीं से हम शुरू करते हैं भाग नंबर 1। जेएस मिल ने अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दी है। ऑन लिबर्टी पुस्तक 1859 में लिखी गई है। जेएस मिल ने अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दी है। इस पुस्तक के अंदर जेएस मिल, अगर हम सबसे संक्षेप में समझें तो जेएस मिल ने स्वतंत्रता का तात्पर्य बताया है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो ऐसा जेएस मिल साहब क्यों बोल रहे हैं? जेएस मिल साहब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता को वो साधन की जगह साधे बनाना चाहते हैं। क्योंकि तत्कालीन ब्रिटेन की जो राज व्यवस्था थी उसके अंदर जेएस मिल के जो गुरु थे जेरेमी बेंथम साहब, उनका उपयोगितावाद का दर्शन का प्रभाव बहुत ज्यादा था। उस प्रभाव उसमें उपयोगितावाद में क्या होता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख देने के लिए राज्य और समाज क्या करते थे, व्यक्ति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे। इसीलिए जेएस मिल साहब ने प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव को क्या माना है, स्वतंत्रता माना, स्वतंत्रता माना है। अब आप पार्ट 3 पे आ जाए, क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ओके, अभी हमने कंप्लीट किया है क्लासिफिकेशंस ऑफ लिबर्टी। क्लासिफिकेशंस ऑफ लिबर्टी के बाद हम इसको क्या करेंगे, अभी क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे। जेएस मिल साहब जैसा बोल रहे हैं कि हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति अपने मन और शरीर पे संपर्क होता है, जबकि ऐसा हर समय संभव नहीं हो सकता है क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे ऊपर राज्य के प्रतिबंध भी जरूरी होते हैं, नहीं तो हम मत्स्य व्यवस्था में पहुंच सकते हैं।
जिसको मत्स्य राजनीति विज्ञान में बोलते हैं, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा भी सकती है। तो दूसरा मेजरमेंट ये करेंगे इसके अंदर की क्रिटिकली ये बोल सकते हैं कि राज्य प्रतिबंध नहीं लगाएगा, स्वतंत्रता के ऊपर अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा भी पैदा कर सकता है। अगर प्रॉपर हमने फ्री कर दिया, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे के स्वतंत्रता के दायरे में बाधा पैदा कर देगा। ठीक है, आ जाइए। बट ये थैंक यू सर। आपने जेएस मिल का जो प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और इसके साथ आपने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों तो पढ़ा ही है। जी सर। भारतीय राजनीतिक विचारकों का भी एक पेपर है पॉलिटिकल साइंस में, है सर। उसमें किसी को पढ़ा आपने? पढ़ा है। किसको? लगभग सभी को पढ़ना पड़ता सर एग्जाम के लिए, तो बट मैंने गांधी जी को अभी रिसेंटली पढ़ा है। गांधी जी को रिसेंटली पढ़ा जी आपने। सर। तो इसका मतलब ये है कि ये माने गांधी जी का में आप ज्यादा रुचि रखते हैं, गांधी के विचार में? बिल्कुल सर रखते हैं। कोई कारण? गांधी जी ने जो आइडियल दिए हैं वो आज के समय पे अगर हम जो राजनीतिक देखते हैं तो आज की राजनीतिक शॉकिंग लग रहा है, यानी कि हर व्यक्ति, हर देश क्या कर रहा है, संघर्ष की अवस्था में आ रहा है। तो गांधी जी का जो आइडिया है उसी से सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के एक सत्याग्रही बन के ही हम इन समस्याओं से निदान पा सकते हैं। जैसे कि गांधी जी के जो सिद्धांत है, समुद्री तरंगों का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का थ्योरी, पंच महावर्त वाला सिद्धांत, ये इतने कनेक्टेड हैं कि आज की जो समस्याएं हैं ना विश्व में, जैसे अमेरिका आज कोशिश कर रहा है लगातार किसी को डराने की, धमकाने की, किसी देश को इसी तरीके से, जैसे कि नहीं, आपने सही कहा, आपने सही कहा कि आज विश्व के अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, और अमेरिका, आपने उदाहरण भी दिया, डरा रहा है सब छोटे राज्यों को। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि हर राज्य रक्षा के अंदर अपना जो बजट है दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, जबरदस्त बढ़ा रहे हैं। चीन ने अभी, आपको मालूम है, बहुत ज्यादा रक्षा में बजट बढ़ाया। हमने भी अपना रक्षा में बजट बढ़ा दिया, और इसलिए आपको मालूम है मिलिट्री में हम कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि भाई आप अपनी सुरक्षा जो है केवल सैनिक सेना से कर सकते हो। तो गांधी तो इसके खिलाफ है। तो आपको, आप तो मिलिट्री कैरियर में रहे हुए हो, तो आपको लगता है कि मिलिट्री में हम फिर खर्च नहीं करना चाहिए, सत्याग्रह से ही काम करें? नहीं सर, तो इसके बीच में चलना चाहिए। हमारे को मिलिट्री पे खर्च होना चाहिए, लेकिन आज के समय पे मानवता पे जो बड़े संकट आ रहे हैं, आज के समय पे सुरक्षा का जो तात्पर्य है ना वो बदल रहा है। आज के समय पे सैन्य सुरक्षा या सैन्य खतरों से मानव को और किसी देश को कम खतरा है। इसके अलावा भी बड़े खतरे हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित खतरा है, महामारी से संबंधित खतरा है, या पर्यावरण बम से संबंधित खतरा है। उसमें तो सेना कानून नहीं आता। लेकिन जैसे अगर आप भारत का ही लें और कोई लड़का आपसे क्लास में ये पूछ ले, साहब हमको तो यही बताया जाता है कि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से और चीन से है, ये बताया जाता है, और पाकिस्तान और चीन के खतरे से ही हमारे अखबार सारे दिन भरे आते हैं। जी सर। और सारी की सारी सेना का हमने वहीं लगा रखा है। जी सर। तो फिर कैसे सेना, फिर कैसे करें? वहां सत्याग्रह से काम चल जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं चल सकता। तो फिर क्या करें? दोनों, यानी कि यहाँ पे गांधी जी के जो आइडियल है ना वो पूरा विश्व फॉलो करे तब है। गांधी जी का आइडियल अगर ओनली इंडिया करेगा तो नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे जापान ने कोशिश किया था, लेकिन जापान वापिस आज मिलिटराइज होने की कोशिश कर रहा है। जापान ने क्या कोशिश की थी? जापान ने यानी कि सारे वेपन्स वगैरह अपने त्याग दिए थे, परमाणु बम को भी त्याग दिया था, और यानी कि मिलिट्री के ऊपर भी अपने सारे खर्चे लगभग खत्म कर दिए थे। लेकिन आज जापान को खुद महसूस हो रहा है कि, तो जापान ने ये सब कुछ जो किया जिसको आप कहते हैं निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, जापान में जो डिसआर्मामेंट हुआ ये जापान ने खुद किया क्या? जापान ने वो जो शौक लगा था उनको 9 अगस्त और 6 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी वाला, और उसके बाद में उनको जो मानव जीवन का जो रियलिटी है, मानवता को संकट क्या है, उन लोगों को समझ में आया। इसलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसी, यही मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। तो जापान ने खुद ने ये पॉलिसी बनाई क्या कि हम अपने आप को डीमिलिटराइज कर रहे हैं, अब सेना में हम खर्च नहीं करेंगे? उस समय जब हिरोशिमा और बाई फोर्स से हुआ था, तो बाई फोर्स किसका था? बाई फोर्स अमेरिका का था। अमेरिका, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो अमेरिका ही यानी कि उस इलाके में सुपर पावर
रह गया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अमेरिका ने जापान को डीमिलिटराइज किया, जापान ने अपने आप को थोड़ी किया। जो आप कह रहे हैं वो स्थिति थोड़ी थी। फिर भाई जापान ने अपने आप को डीमिलिटराइज थोड़ी किया, उसके ऊपर तो कंपल्सन था। सब हम उसको से ऐसा उदाहरण समझते हैं कि इससे फायदा हुआ, जापान आर्थिक रूप से बहुत आगे आ गया, जबकि कुछ देश जैसे पाकिस्तान है या हमारे नियरेस्ट में जो देश है वो पीछे चले गए, क्योंकि पूरे दिन लड़ाई की बातें करने से देश नहीं चल सकता, सारी चीजें चाहिए होती है देश में। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, दैट्स यू आर राइट। लेकिन जब आपने ये कहा ना कि जापानियों ने ये निकाला फैसला, जापान ने अपने आप को डीमिलिटराइज किया, तो जापान ने डीमिलिटराइज अपने आप को खुद नहीं किया, इट वाज ए कंपल्सन। जनरल मैकार्थी का जो ऑक्यूपेशन रहा जापान पे, उसके आदेशों से सब कुछ हुआ। और जो ही जापानियों को आज वो मौका मिला, हालांकि अभी भी वो ट्रीटी मौजूद है, आज भी आपको मालूम है जापान के अंदर अमेरिकन सेनाएं रहती हैं। कहाँ रहती हैं? एक वहाँ आइलैंड है जहाँ आज भी अमेरिकन फोर्सेस पड़ी हुई है, विवादित है, आज भी है। लेकिन अब वो इस बार सक्षम हो गए कि हम अमेरिका के इस बंदिश को स्वीकार नहीं करेंगे, एंड दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग ऑन देयर ओन आर्मी। तो आपने ये कहा जापान ने अपने आप नहीं किया, जापान को करवाया गया, और जब मौका मिला सब राज्य कर रहे हैं। तो गांधी का विचार जो सत्याग्रह का था वो तो बड़ा मुश्किल इसलिए हो गया कि न तो ये हम विदेश नीति में लागू कर पा रहे, सीमा पे भी नहीं कर पा रहे, और अंदर आपने कहा बिल्कुल सही है कि जैसे पर्यावरण है, ये सब है, प्राकृतिक आपदा है, सारी यही आप सही करें, सेना से तो नहीं कर सकते, गांधी के सत्याग्रह से करें। लेकिन जब अंदर की स्थिति आए, अंदर की स्थिति में अगर हम गांधी को लें, और आज हम संप्रभु हैं, अब कोई जनरल मैकार्थी की तरह हमको कोई आदेश तो दे नहीं सकता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पर्यावरण के, जंगल मत काटो, ये है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे आप ये बताइए, गांधी जी हमारे आंखों के सामने, आपके राजगढ़ में आपके आंखों के सामने पेड़ कटते हैं, तो सत्याग्रह तो कोई करता ही नहीं है, करता है कि आज तक किसी ने सत्याग्रह किया क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब कि आज की जो समस्याएं है ना, जो विकराल रूप ले रही है, उसका जो इलाज है ना, वो गांधीवाद के अंदर कहीं ना कहीं मिलता है। तो कोई कर क्यों नहीं रहा गांधीवाद? गांधी, हम तो गांधी को बापू कहते हैं, रोजाना मालाएं चढ़ाते हैं, फिर मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई सत्याग्रह ऐसा हुआ जो गांधी के हिसाब से हुआ। आप भारत में रोजाना सत्याग्रह देख रहे हैं, रोजाना। ऐसा कोई कलेक्ट्रेट नहीं जहाँ पर धरना नहीं हो रहा हो, ऐसा कोई एसडीएम कोर्ट नहीं जहाँ धरना नहीं हो रहा हो। तो ये सब गांधी के सत्याग्रह हैं क्या? गांधी के सत्याग्रह स्टार्टिंग में तो होते हैं साहब, स्टार्टिंग में उनका सही होता है, वो अपनी मांग रखते हैं, बट उसके अंदर ही क्या हो जाता है, उग्रपन आ जाता है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा आंदोलन बिखर जाता है। अगर गांधी जी के बताए हुए असूलों पे तो उनकी जीत निश्चित हो सकती है, क्योंकि गांधी जी आत्म बल की शक्ति पे बल। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन आंदोलन ज्यादातर उग्र होके ही नहीं, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने तो मिलिट्री में काम किया, अब तो आप सिविल में हो, स्कूल में हो, इसका मतलब पूरे समाज से रोजाना टच करते हो, कोई गांधीवादी मिला क्या आपको? ऐसा कोई मिला? कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि रियल लाइफ क्या है, वो करते हैं। लेकिन आज के समय पे लोगों को पेट की भूख और भौतिकतावादी सुख है, वो किसी भी दर्शन से बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब गांधीवाद तो फेल हो गया। आना पड़ेगा सर, आना पड़ेगा। अभी कितने दिन, यानी ये भौतिकतावादी जो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि हम राजनीति विज्ञान में हम एक और अध्ययन करते हैं, और वो करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। उसमें हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी पढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख राज्यों की भी राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की पढ़ते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की पढ़ते हैं। तो अगर हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हम जब आज़ाद हुए 1947 में, तो हमने अपना संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एक लिखित संविधान, बड़ी मेहनत से, मशक्कत से हमने संविधान बनाया, लागू कर लिया। उस समय जब ये संविधान लिखा जा रहा था दिल्ली में, उस समय गांधी जी सशरीर मौजूद थे? नहीं थे? नहीं सर, नहीं थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपने देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान की जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसको लेके वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं वो थे, लेकिन थे तो देश में ना, जिंदा तो थे ना, देश में थे सर, देश में थे, जिंदा थे, सब देख रहे थे, मरे नहीं थे।
और जो संविधान निर्मात्री सभा में बैठे हुए थे वो सब किसके शिष्य थे? गांधी जी के शिष्य थे। और आपने कहा कि विद्वान लोग और पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे उनमें पढ़ा लिखा, ये तो कहना ही बहुत गलत है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो थे। तो उन्होंने तो भारत के संविधान में गांधी जी के विचार नहीं स्वीकार किए, कहाँ की? डीपीएसपी के अंदर जैसे कि तो डीपीएससी को आप मालूम नॉन जस्टिफिएबल है, तो फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं माना आप। धीरे धीरे सब गांधी जी के दर्शन जैसे कि ग्राम स्वराज वाले जो अवधारणा है, जैसे कि ग्राम पंचायत वाली अवधारणा है, ग्राम स्वराज वाली जो अवधारणा है गांधी जी की, वो फॉलो कर ली। वो तो पंचायती राज की हो गई ना। जी सर। वो तो अनुच्छेद 40 को लागू किया बाद में। जी सर। उसके अलावा बताओ। उसके और अनुच्छेद 40 में भी देखिए, अनुच्छेद 40 में भी जो बाद में हमने संविधान में जोड़ा, उसमें भी हमने पंचायती राज का गठन वैसे किया है क्या जैसे गांधी चाहते थे? वैसे तो नहीं कर पाए, थोड़ा नहीं, पूरा ही अंतर, पूरा ही अंतर है। गांधी जिस तरीके से पंचायत चाहते थे, अगर आपने पढ़ा हो पूरा, तो वो तो हमारे इस पंचायती राज में है ही नहीं। ये तो पंचायती राज में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। तो गांधी को तो नहीं माना। तो कोई लड़का आपसे ये पूछे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, इसमें क्या है, भारत ने जैसे संविधान में क्या कर लिया है, अभी मूल अधिकार और डीपीएसपी का जो संतुलन है, तो डीपीएसपी के ऊपर जो राज्य बल नहीं देगा या जो सत्ता बल नहीं देगी वो सही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप जब पढ़ाओ और कोई बच्चा खड़ा हो जाए आपकी क्लास में कि गुरुजी आप ये मेरे को गलत पढ़ा रहे हो, आप गांधी को इतना बड़ा मानते हो, और गांधी को तो कोई, मेरे को तो लग रहा है गांधी को कोई मानता ही नहीं। न तो गांधी को जीवन काल में कोई माना, न गांधी के शिष्यों ने माना, तो फिर अब कैसे गांधी का आप? गांधी जी को सब आज भी मानने वाले बहुत है। उस टाइम पे भी गांधी जी की वजह से जो जन जागरूकता जो आई है देश के अंदर, और जो राष्ट्र बना है ये भारत, इसके अंदर हिंदू मुसलमान जो हमारी विविधता में एकता वाली जो संस्कृति है, उनके पीछे गांधी जी का एक बड़ा योगदान मानता हूँ। गांधी जी का बड़ा योगदान। जी सर। ये देश जो बनाया है ना, उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि अगर गांधी जी नहीं बना रहे होते तो ये पाकिस्तान की तरह ही कोई अलग टाइप की देश बना होता है। इतना विविधता में एकता, सारी संस्कृतियों को मिला दिया, सबको यहाँ पे जगह मिली, ये सब गांधी जी की देन है। गांधी जी की देन है। अभी संस्कृति की बात कर रहे भारत और पाकिस्तान में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति, क्या होती है? राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये होता है सर कि कोई भी देश की राज व्यवस्था के अंदर जिन मूल्यों को, परंपराओं को और नीतियों को जो लोग मान के क्या करते हैं, अपनी राज व्यवस्था का चुनाव करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर एक जैसी या अलग अलग? थोड़ा अलग है सर, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक मूल्यों को ज्यादा बल दिया जाता है और यहाँ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को ज्यादा बल दिया जाता है। ये बड़ा अंतर है। अच्छा, भारत की पॉलिटिकल कल्चर का किसी बड़े विद्वान ने, विदेशी विद्वान ने अध्ययन किया? हाँ सर, किया। किसने किया? मार्टिन मोदी ने भी किया था, उसके बाद में आइवर जेनिंग्स साहब ने किया था, ग्रेनल रोस्टिन साहब ने भी किया था। एक और भी हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को भाषा या मुहावरों के तौर पर पेश किया है। भाषा और मुहावरे के 3 मुहावरे, कौन से 3 मुहावरे बताए हैं? उन्होंने बोला कि भारत के अंदर 3 टाइप की संस्कृतियां चलती है। एक आधुनिक संस्कृति चलती है जो शहरों में चलती है, बड़े बड़े शहरों में चलती है। एक जो ग्रामीण संस्कृति चलती है वो ट्रेडिशन पे चलती है, परंपराओं पे चलती है। एक गांधी वाली संस्कृति चलती है जो संत सुलभ संस्कृति बोलते हैं उसको, संत महात्माओं की और आइडियल टाइप की, एक इस टाइप की जो संस्कृति चलती है उसको संत सुलभ नाम दिया। अच्छा, तो ये जो शहरों की संस्कृति है आधुनिक संस्कृति, या फिर कुछ और बात कही उन्होंने इसी संबंध में? उन्होंने ये बोला था कि भारत के अंदर अगर जाते हैं तो केंद्र में जाते हैं तो वहाँ पे आधुनिक जैसे कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, इन मुद्दों पर चर्चा होती है। अगर ग्रामीण स्तर पे जाते हैं तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऐसे मुद्दों पर बात होती है। अगर हम एक गांधी जी वाला अलग से पॉइंट पकड़ के उन्होंने तीसरा रखा है, उसमें क्या रखा है कि एक ऐसे लोग हैं जैसे विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ये संत टाइप की ये दर्शन देते हैं। आपने विनोबा भावे का नाम लिया, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, क्या था? क्या था उसका उद्देश्य? उसमें सब ये किया था कि हमारे देश के अंदर जो संपत्ति थी या भूमि थी वो कुछ ही लोगों के पास ही थी, तो उस भूमि को वापिस, यानी कि जो रिच लोग हैं ट्रस्टीशिप के तौर पे, यानी कि वो क्या करें, अपनी भूमि को दान करें और वो भूमि जिनके पास भूमि नहीं है
उनको वितरित की जाए। इनका आंदोलन कुछ क्षेत्रों में सफल भी रहा था साउथ साइड में, लेकिन फिर बाद में बड़े लेवल पे इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है, इसकी वजह से फेल गया। अच्छा, राम मनोहर लोहिया का नाम सुना है आपने? जी सर। तो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया है, क्या था वो? ये कांग्रेसवाद का मतलब था साहब कि वो ऐसा बोलते थे कि कांग्रेस के खिलाफ एक अल्टरनेटिव खड़ा करना है। उन्होंने किया भी, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय पे उन्होंने ये नारा दिया था, ये कांग्रेसवाद, यानी कि कांग्रेस का एक प्रभुत्व चल रहा था पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे चौथे आम चुनाव तक, यानी कि 1967 तक। तो यहाँ तक जो प्रभुत्व चला, इसके खिलाफ राम मनोहर लोहिया ने ये कांग्रेसवाद का नारा दिया था। सर, अपने यहाँ सुप्रीम कमांडर कौन है आर्म फोर्सेस के? हमारे साथ सीडीएस साहब है, जो अनिल चौहान साहब है। सुप्रीम कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं सर, राष्ट्रपति हो तो सीडीएस हैं, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो तो है ना? सॉरी सर, सीडीएस और राष्ट्रपति हैं। जी सर। अच्छा, ये बताओ आप, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन लोग उसमें भाग लेते हैं? उसे इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में साहब राष्ट्रपति में एक तो सारे निर्वाचित लोग होते हैं, जो मनोनीत लोग होते हैं वो नहीं होते, जैसे कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यों की विधानसभाएं होगी। दिल्ली की जैसी विधानसभा है वो भी क्या होती है, इसमें शामिल होती है, यानी इलेक्टेड मेंबर ओनली, नॉमिनेटेड। मतलब आप कह रहे हो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लोग भी होते हैं? वो नहीं होते सर, वो नहीं होते। वो नहीं होते क्यों? क्योंकि वो पूरे देश में है नहीं, हर जगह लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है अभी, इसकी वजह से उनको शामिल नहीं किया। आप ये बताओ, इंडिया का न्यूक्लियर स्टांस क्या है? क्या है स्टांस? इसमें न्यूक्लियर स्टांस ये ऐसा बात था कि भारत कभी भी नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले कभी भी यूज नहीं करेगा। एक तो ये हो गया, जब करेंगे तो बहुत भारी तरीके से करेंगे, यानी अगला देश तबाह होना चाहिए। ये कहा गया है परमाणु नीति में? परमाणु नीति में साहब ये कि अगला पहले वाली परमाणु नीति में तो ये था कि हमला किया जाए, देखो पहले तो लोकल हमला किया जाएगा, जितना कम से कम नुकसान किया जाए। उसके बाद में अभी शायद कुछ मैंने सुना था कि अभी अगला, यानी कि इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि उसको इतना नुकसान होना चाहिए कि वो सामना दोबारा ना कर सके। दोबारा उसने हमला कर दिया, तो हमला कर दिया, और उसने ऐसा हमला कर दिया कि आप रिप्लाई नहीं दे पाए, फिर क्या करोगे? इसके लिए सर न्यूक्लियर ट्राइड बनाया भारत ने, जिसमें क्या होते हैं तीनों सेनाएं क्या कर सकती हैं, न्यूक्लियर जो वार में शामिल हो सकती है जी। इसमें। उसके बाद में न्यूक्लियर जो है हमारे, उनको सेफ्टी के तौर पे काम किया, जैसे कुछ कल ना हमारे पीएम ने कहा कि ये जो जो दौर है, ये जो एरा है, ये युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। जी सर। क्या मीनिंग है इसका? युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। इसका मतलब ये है साहब कि आज हमारे को जो शांति के रास्ते पे चलना है, मध्यम मार्ग पे चलना है। महात्मा बुद्ध का जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग है, तो उस मार्ग पे चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम वार में उलझ जाएंगे तो फिर हमारी, क्योंकि हमारी पहले ही एक ओवर पॉपुलेशन। आपने ये जो कहा सही कहा कि आणविक युद्ध जो है उसका बड़ा भारी खतरा है इस समय। जी सर। और पूरा विश्व इसको लेके चिंतित है। जी सर। और इस आणविक खतरे को रोकने के लिए आपको मालूम विश्व के राज्यों ने संधियां भी की समय समय पर। कौन कौन सी की हैं? एनपीटी की है सर, एनपीटी की है, सीटीबीटी की है, और भी की है, आईएनएफ वगैरह भी की है। आने पे पहली सीटी एनपीटी हुई। एनपीटी से पहले भी एक संधि हुई थी। हाँ, वो पहले प्री होते हैं और फिर सीटीबीटी हुई और वो तो पार्शियल थी। जी सर। और फिर सीटीबीटी हुई। तो एक बात बताइए कि हम एक तरफ तो शांति की बात करते हैं और हमने इन दोनों ही संधियों में हस्ताक्षर नहीं किए, क्यों? क्योंकि साहब क्या है, इसमें भारत अगर साइन कर देता 1968 वाली संधि में, अगर भारत साइन कर देता तो भारत कभी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बन पाता। अगर परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बन पाता तो आज भारत की दुनिया के अंदर जो आज का जो युग चल रहा, शक्ति ही सत्य है, इस वाले युग में सर्वाइव करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ट्रीटी जो डिस्क्रिमिनेटरी है क्या? हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी कैसे? क्योंकि ये बोलती है, एनपीटी बोलती है कि जिसके पास परमाणु बम है बस, हमारे पास भी है, हमारे पास उस टाइम पे नहीं था सर, आज तो है। आज है तो सर। सीटीबीटी में भी तो यूएसए ने भी साइन नहीं किया, और यूएसए ने हमारे पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए। आज तक भी हमारे भारत जो अपने यहाँ बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, आप नाम सुनते हो ना, बस ग्रुप्स बने हुए हैं है ना, जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज है उनको लेके। कोई नाम बता सकते हो आप? डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है? अच्छा, हमने 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन किया था, ट्रीटी साइन की थी, वो क्या है 1, 2, 3? 1,
2 में सब हमने यूएसए के साथ किया था, उसमें क्या है हमारे को न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा और उसके साथ में हमने इससे हम क्या बम बनाएंगे, क्या करेंगे? नहीं परमाणु ये ईंधन बनाएंगे, यानी कि बिजली बनाएंगे सर, सिविल पर्पस के लिए कह रहे पर्पस में काम ठीक। ठीक है नरेंद्र जी, थैंक यू। है। ऑल द